नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो विषय है वो है सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। इसमें हम सूफी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है उनको देखेंगे। सबसे पहली है मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि जो हैं वो मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का भी अभाव है। इन सूफी कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया है। यानी सूफी जो कवि थे उन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के घरों में जो प्रेम कहानियाँ थी उनको ही अपने काव्य के विषय बनाया। जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम कथा को लिया है वह राजा रतनसेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम कथा है। पद्मावत जो है जो जायसी के द्वारा रचित रचना है और उसमें जो प्रेम कथा कही गई है उसमें राजा जो है वो रतनसेन है और राजकुमारी पद्मावती है, इनके बारे में उसमें बताया गया है। इन्होंने चरित्र काव्यों को सूफियों की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया है। सूफी जो कवि हैं ये इन्होंने मसनवी शैली में इन काव्यों की रचना की है। ये जो मसनवी शैली है, इस मसनवी शैली के अंतर्गत प्रथम वे ईश्वर वंदना यानी सर्वप्रथम वे ईश्वर की वंदना करते हैं, हम्द, और तत्पश्चात उसके बाद में हजरत मोहम्मद की स्तुति यानी नात करते हैं, और उसके बाद मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा यानी मकबत, और फिर शाहे वक्त यानी तत्कालीन शासक की प्रशंसा यानी मदह की जाती है। यानी ये जो मसनवी शैली है इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती है, फिर हजरत मोहम्मद की स्तुति की जाती है, फिर मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा, और फिर शाहे वक्त यानी वहाँ का जो तत्कालीन शासक है उसकी प्रशंसा की जाती है। और उसके बाद में गुरु महिमा का निरूपण करने के साथ साथ अपनी आस्थाओं और धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी की जाती है। हिंदू कवियों द्वारा भी कुछ प्रेमाख्यान लिखे गए हैं, परंतु उनमें से इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। हिंदू कवियों ने भी प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं, लेकिन उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग नहीं किया है। अगला जो अपनी प्रवृत्ति है वो है प्रेमाख्यानों का नामकरण या प्रेम गाथाओं का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्राय नायिका के आधार पर किया है। ये जो सूफी कवि हैं उन्होंने नायिका जो है उसी को आधार बनाकर उनका नामकरण किया है प्रेम गाथाओं का। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे जायसी के द्वारा जो पद्मावत का नामकरण है, इसकी नायिका कौन है, पद्मावती है, और इस पद्मावती के नाम पर ही इसका नाम पद्मावत किया गया है। और मंझन कृत मधुमालती और कुतुबन कृत मृगावती, ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं का नामकरण भी नायिका के नाम को आधार बनाकर किया गया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें नायिका के नाम के साथ साथ कथा शब्द जोड़कर रखा गया है, जैसे सत्यवती कथा। इन कथा काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय जलाल यानी ज्योति और जमाल सौंदर्य से मंडित दिखाया गया है। ये ग्रंथ का केंद्र बिंदु भी रही है, अतः इसके आधार पर इसका नामकरण नितांत उपयुक्त माना जा सकता है। फिर अगली जो है वो है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथाएं जो हैं उन्हें प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। यानी लोक में जो प्रचलित प्रेम गाथाएं थी उनके माध्यम से ही अलौकिक प्रेम की रचना उन्होंने की है। राजा रत्नसेन और पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख पद्मावत में किया गया है वह इसी प्रकार का है। यहाँ रत्नसेन जो है वो आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। यानी आत्मा का प्रतीक तो कौन है, रत्नसेन, और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए रत्नसेन के हृदय में जो उत्कृष्ट लालसा पद्मावती से मिलने के लिए है उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा ही समझा जाना चाहिए। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश भी हो जाता है। यानी अलौकिक प्रेम की व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचना में हमें रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। पद्मावत में
कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत हमें दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य भी करते हैं। समासोक्ति और अन्योक्ति के कारण पद्मावती में दोहरे अर्थों की व्यंजना करने वाले अनेक प्रसंग देखे जा सकते हैं। कवि इन प्रसंगों की योजना अलौकिक प्रेम की व्यंजना के लिए ही की है। उदाहरण के रूप में पद्मावती के नक्शिक चित्रण में उसकी दंत पंक्ति की शोभा का वर्णन करते समय संसार के सभी जो पदार्थ है उन पदार्थों में उस ज्योति को दिखाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों में काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। शुक्ल जो हैं उन्होंने सूफी काव्य में भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। वह कहते हैं कि यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में ही हमें हो सकते हैं वो। फिर अगली जो प्रवृत्तियां हैं वो है कथा संगठन और कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं जिनमें कथा तत्व का समावेश किया गया है, कथा को शामिल किया गया है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास और अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। ये जो सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं उनमें जिन कथाओं को शामिल किया गया है उनमें भारतीय पुराण, इतिहास और अन्य प्रकार की जो उस समय समाज में जो लोक प्रचलित कहानियाँ थीं उनको शामिल किया गया है। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का चयन किया है वे प्राय एक ही सांचे में डली हुई है। वह कथा वस्तु में अपेक्षित गति न होकर शिथिलता है। ये जो सूफी कवि हैं इन सूफी कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का वर्णन किया है वो एक ही तरह की कथाएं कही गई है सभी में लगभग। तो वस्तु वर्णन की प्रधानता के कारण कथा प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा कहीं कहीं हमें निरस्ता भी देखने को मिलती है। कथा वस्तु में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की अधिकता भी दिखाई पड़ती है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय और ईरानी काव्य रूढ़ियों का समावेश भी किया है। इन प्रेम गाथाओं में प्राय वे सभी काव्य रूढ़ियाँ मिल जाती है जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही है, जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन, सुख सारिका द्वारा नायिका का रूप देख सुनकर उस पर आसक्त हो जाना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त होना, मंदिर या उपवन में प्रेमी युगल का मिलन होना, ये सब जो घटनाएं हैं कहाँ ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुछ कथानक रूढ़ियाँ ईरानी साहित्य से भी ली गई है, जैसे प्रेम व्यापार में परियों और अलौकिक कथाओं का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारियों द्वारा प्रेमी को गिरफ्तार करवा लेना, ये ईरानी शैली साहित्य से भी लिया गया है। जायसी ने पद्मावत में ऐसी अनेक कथानक रूढ़ियों की योजना की है। मानसरोवर में पद्मावती का सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वैद्य द्वारा नाड़ी परीक्षा करना, 12 मासा के द्वारा विरह निरूपण, समुद्री तूफान से नौका का टूट जाना तथा शंकर पार्वती द्वारा सहायता करना, इसी प्रकार की ये कथानक रूढ़ियाँ सूफी कवियों ने अपनाई हैं। फिर अगला जो प्रवृत्ति है वो है चरित्र चित्रण। सूफी प्रेमाख्यानों ने नायक नायिका के चरित्रांकन की ऐसी एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है, यानी सूफी जो कवि हैं उनमें नायक और नायिका के चरित्र को लेकर एक जैसी प्रवृत्ति हमें देखने को उनमें मिलती है। उनमें जीवन की विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक को प्राय राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी और पर दुख कातर बताया गया है। सूफी कवियों ने जो नायक है उसको अपनी रचनाओं में राजकुमार के रूप में दिखाया गया है, उसको सहृदय, साहसी और प्रेमी और पर दुख कातर बताया गया, जबकि नायिका अनिंद्य, सुंदरी, रूप गर्विता, बुद्धिमती, राजकन्या के रूप में दिखाया गया है उसको। प्राय सभी कवियों ने भारतीय वातावरण एवं मर्यादाओं के अनुरूप नायक नायिका का चरित्र चित्रण किया है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास प्राय सभी सूफी प्रेम गाथाओं में किया गया है। यानी नायक और नायिका का जो चरित्र चित्रण है
उनकी अनेक तरह की वो जिस प्रेम के रास्ते पर चलते हैं और वहाँ पर जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का चित्रण नायक के चरित्र को प्राय उभारने के लिए किया गया है। नायक को नायिका के रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ये संघर्ष ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले संघर्षों के द्योतक है। सूफी प्रेमाख्यानकों में कुछ मानवेतर पात्र भी हैं, जैसे पद्मावत में हीरामन तोता, जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूफी कवियों का ध्यान जो है वो चरित्र चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना कथा वैचित्र्य एवं वर्णन विस्तार पर रहा है। सूफी जो कवि हैं वो चरित्र चित्रण पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि कथा वैचित्र्य और उसके वर्णन विस्तार पर ही उनका ध्यान ज़्यादा आकृष्ट रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों की योजना अपनी रचनाओं में की है। सूफी कवि जो थे उन्होंने ऐतिहासिक भी और काल्पनिक भी दोनों वर्गों के जो पात्र हैं उनकी योजनाएं अपनी रचनाओं में को अपनाया है। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुरूप न होकर कल्पना से अधिक निर्मित हुआ है। यानी ऐतिहासिक पात्र का व्यक्तित्व भी इतिहास जो है उसके अनुसार नहीं हुआ, उसके अनुसार न होकर वो क्या है, अब कल्पना के माध्यम से ज़्यादा उसको जोड़ते हैं। कुछ पात्र काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ से हैं। पद्मावत की नागमती इसी प्रकार की एक अद्वितीय पात्र है जो भारतीय रमणी का आदर्श कही जा सकती है। फिर अगली जो प्रवृत्ति है वो है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। प्रेमाख्यान कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित जो अंधविश्वास है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया गया है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार एवं उनमें उनके जो सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया था। अतः हिंदू धर्म के स्थूल सिद्धांत, रहन सहन और आचार विचार का निरूपण भी इनमें यथावसर किया गया है, वो भी हमें देखने को मिलता है। सूफी कवि जो थे वो हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे, इसलिए प्रसंग के अनुसार उन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की यत्किंचित जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। भारतीय जो साहित्यिक परंपरा है उस साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नक्शी का वर्णन और 12 मास की जो योजना है उसको अपनाया है। अगली जो प्रवृत्ति अपने सामने है वो है भाव एवं रस व्यंजना। सूफी कवियों का जो मूल प्रतिपाद्य है वो है प्रेम। सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य क्या है? प्रेम है, और प्रेम के आधार पर ही उन्होंने इन रचनाओं की रचना की है। अतः इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग और वियोग। तो दोनों पक्ष संयोग और वियोग को प्रभावपूर्ण तरीके से इन्होंने इन प्रेमाख्यानों में अपनाया है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के जो नक्शिक, रंग, रूप, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उनकी जो विद्वता है, बुद्धिमत्ता है, कला विशारदता है, उसका भी उल्लेख यहाँ किया गया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रही है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य वस्तुतः परमात्मा का ही नूर है। नायिका का जो अद्भुत सौंदर्य इन रचनाओं में उनका वर्णन किया गया है उसको ये कह सकते हैं कि परमात्मा का ही वो नूर है। अतः संपूर्ण सृष्टि में उसी का आभास उन्हें होता है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए उनकी जो काम क्रीड़ा है उसका वर्णन किया गया है, और जिससे कहीं कहीं अश्लीलता भी हमें देखने को मिलती है। वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मास का वर्णन किया गया है। पद्मावत में नागमती के जो विरह की सुंदर अभिव्यक्ति 12 मासा के द्वारा जायसी ने की है। यह विरह वर्णन हिंदी काव्य की अनूठी निधि है।
श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी काव्य ग्रंथों में की गई है। उदाहरण के लिए पद्मावत में गोरा बादल युद्ध खंड के अंतर्गत वीर, रौद्र और विभत्स रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। फिर अगली जो काव्य प्रवृत्ति है वो है वस्तु वर्णन। प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता दिखाई देती है। ये कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु, दृश्य, घटना का विवरण जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बहुत बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। जायसी के पद्मावत में वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव और जो भोज्य सामग्री और वस्त्राभूषणों का विविध प्रकार से वर्णन करते हुए वस्तु वर्णन की ओर अपनी रुचि इन्होंने दिखाई है। इन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना का शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया है। इन कवियों के वस्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है कि कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत है कि उससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती। सूफी कवियों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया यह वस्तु वर्णन उनके काव्य का एक दुर्बल पक्ष ही माना जाएगा। फिर अगली जो काव्य की सूफी कवियों की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्ति है, वो है खंडन मंडन का अभाव। सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया है। सूफी कवियों में जहाँ यह प्रवृत्ति उग्र रही, वहीं सूफियों संत कवियों में जहाँ यह प्रवृत्ति उग्र थी यानी खंडन मंडन का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता था, वहीं सूफी कवियों में इसका लगभग अभाव सा है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेमाख्यानक प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही है। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरलता का सहारा लिया है, जिसके कारण हिंदुओं में भी ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की है। सच्चे अर्थों में देखें, सही अर्थों में देखें तो सूफी कवि जो हैं उन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम का एक जो सार्वभौमिक स्वरूप है उसकी स्थापना की है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है काव्य रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार ईश्वर वंदना यानी जो मसनवी शैली है उसमें सबसे पहले ईश्वर वंदना, साहे वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण मसनवी रचनाएं कहा जाना उपयुक्त है। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने उनके मत का अस्वीकार किया है। उनमें प्रमुख डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। इनके अनुसार इन्हें कथा काव्य कहा जाना उचित है। सूफी कवियों के ये प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें एक सानोबंद कथा की योजना की गई है। और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु उनमें इसके साथ ही साथ कथा, आख्यायिका, जैन चरित्र, काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मकता के लिए दोहा चौपाई शैली सर्वथा उपयुक्त है। सूफी कवियों ने इसी कड़वक शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने
पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वो है ठेठ ग्रामीण अवधि है। जायसी ने पद्मावत में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन सी अवधि का, ठेठ ग्रामीण अवधि है वो। अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसी की भाषा में दिखाई पड़ती है। जायसी की भाषा में अवधि के लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जायसी की भाषा जो है उसकी एक विशेषता देखिए तो मुसलमान होते हुए भी उनकी भाषा में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों को वरीयता दी गई है। तो दोस्तों आज हमने जाना सूफी काव्य की प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ थी उनके बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।